बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर बेटा हम लॉ ऑफ रिटर्न्स पे बात कर रहे थे और बेसिकली विद डेटा तो हमने लॉ ऑफ रिटर्न को समझ लिया था। अब डायग्रामेटिकली और स्टेटमेंट वाइज क्या करते हैं, जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है और इंक्रीजिंग रिटर्न को समझाने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया था आपके सामने क्या वेरिएबल इनपुट्स। वेरिएबल इनपुट्स कौन कौन से हैं जनाब? यूनिट्स ऑफ लेबर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी। और आपने प्लॉट करना है क्या वाई एक्सेस पर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो आप सब जानते हैं कि आपके पास मैक्सिमम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो 30 है और आपके पास मैक्सिमम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो 50 है। तो अगर आप 50 तक का हिसाब किताब बना लें इसके अंदर, तो फिर आप इसको इस तरह कर लें भाई 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? वो पॉइंट जहां से आप सबसे पहले आपका पहला लेबर जो है आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है? 10 यूनिट्स। यही आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है, यही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद सेकंड लेबर पर आपका आउटपुट जो है वो कितना हो जाएगा? मार्जिनल आउटपुट 20 हो जाएगा, एवरेज आउटपुट क्या होगा आपका? 15 होगा। एक लाइन मैंने खींच दी एवरेज के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद 3 यूनिट्स ऑफ लेबर पर आपका मार्जिनल आउटपुट जो है वो 30 हो जाएगा। फोर यूनिट्स पर 40 हो जाएगा। 5 यूनिट्स पर 50 हो जाएगा। तो अगर मैं इन तमाम लाइंस को मिला दूं, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को भी ड्रॉ करें, तो अच्छा नेक्स्ट आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कितना है? इस पर 20 है। उससे नेक्स्ट कितना है? 25 है। उससे नेक्स्ट कितना है? 30। ठीक है जी। तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स मिलाऊंगा,
तो आपको एक लाइन देखने को मिल जाएगी। ये लाइन क्या है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये लाइन क्या है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लाए अबव कर रहा है किससे? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से। वालेकुम सलाम। तो मार्जिनल, आप जानते हैं मार्जिनल वो फोर्स है जो एवरेज को क्या करती है? चेंज करती है। तो इधर भी वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब कुछ मसरूफियत की बिना पर कुछ वीडियोस में अपलोड नहीं कर सका, 2 दिन बहुत ज्यादा मसरूफियत रही है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज ज्यादा वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि जो पिछला किसी का लॉस हुआ है तो वो देख ले, रिकवर कर ले वहां से। बहरहाल ये आपके सामने है बेटा, अगर आप इस चीज पे गौर करें तो ये क्या है आपके सामने? इस चीज को देखें अगर आप गौर से, कंपैरिजन, नेक्स्ट मार्जिनल, वही वही वाला पॉइंट। हमेशा मार्जिनल और एवरेज का रिलेशनशिप वैसे डिफाइन होगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। देखें, नेक्स्ट मार्जिनल 20, प्रीवियस एवरेज 10, if next marginal is greater than previous average it will make the average increase. Next marginal 30, previous average 15, if next marginal is greater than previous average it will make the average increase. Next marginal 40, previous average 20, next marginal is greater than previous average it will make the average increase. Next marginal 50, previous average 25, next marginal is greater than previous average it will make the average increase. Yes or no? बोलिए, रिस्पॉन्स है। ग्राफिकली क्या है? ग्राफिकली ये है कि जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है लाए अबव करेगा किसके? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के, ग्राफिकली। तो जब मार्जिनल लाए अबव करेगा तो एवरेज भी राइज हो रहा होगा मार्जिनल के साथ साथ। वही वाली रिलेशनशिप जो हम पीछे समझ के आ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब यहां पर हमने प्लॉट करना है आउटपुट, और आउटपुट का मतलब क्या है? टोटल आउटपुट। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको, बाज लोग क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को भी इनपुट के रिलेशनशिप से ड्रॉ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन असल में जो हम कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं वो आउटपुट के रिलेशनशिप से ड्रॉ करते हैं। लेकिन क्योंकि आउटपुट के पीछे इनपुट है तो इनपुट का रिलेशनशिप से भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन जो असल कॉस्ट कर्व अब तक हम बनाकर आए हैं सारे के सारे, वो हमने आउटपुट पर कॉस्ट प्लॉट किए, क्योंकि वो आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। तो इस तरह समझेगा जरा। तो बेहतर है आप कॉस्ट को प्लॉट करें किस पर? आउटपुट पर। और आउटपुट आपको अब टोटल लेना है। अब टोटल आउटपुट आपके सामने क्या है? ये रहा आपके सामने टोटल आउटपुट। 10 है, फिर 30 है, फिर 60 है, फिर क्या है भाई? 100 है, फिर 150 है। तो ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट जो टेक्निकल है आपके लिए। तो इसमें स्केलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए कि भाई अगर ये आप 150 तक ले जाना चाहते हैं, क्या करें आप 30-30 के डिफरेंस से क्या कर लें? प्लॉट कर लें। 30, 60, 90, 120 एंड 150। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें आगे वाई एक्सेस पर। तो वाई एक्सेस पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या प्लॉट करना है वाई एक्सेस पर? एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब आप देखें कि आपके पास ज्यादा में ज्यादा एवरेज कॉस्ट कितनी है? आपके पास एवरेज कॉस्ट ज्यादा में ज्यादा कितनी है भाई? बताइए। आपके पास ज्यादा में ज्यादा एवरेज कॉस्ट कितनी है? बोलिए। 30 है ना?
तो वही आप 30 तक प्लॉट करते हैं यहाँ पर। टेन, 20 एंड 30। ठीक है जी। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट भी आपको क्या चाहिए, 10 यूनिट्स चाहिए। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा इसके लिए। अच्छा जी, अब क्या करें सबसे पहले, अभी 30 का जो पॉइंट है ना, इसके अंदर भी आप 3 हिस्से बना दें क्योंकि आपको स्केलिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है बेटा, 10 यूनिट पर जरा बताएंगे सब लोग, 10 यूनिट पर एवरेज कॉस्ट क्या है? 30 है। मार्जिनल कॉस्ट भी 30 है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 10 यूनिट पर आपकी, उसके 10 के बाद कितने, 30 यूनिट्स, ओके ना। तो 30 पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है, 20 है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है 15 है। ऐसे ही है ना। अब जरा इसको देख लें आप लोग, समझ लें। ये पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, और ये एवरेज कॉस्ट आ गई। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला दूंगा आपस में, तो एवरेज कॉस्ट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। इनको मिलाऊंगा तो ये मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। सॉरी, पहले ब्लू पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट आई, और इन दो पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो एवरेज कॉस्ट, ग्रीन वाली जो है वो एवरेज कॉस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एवरेज कॉस्ट 20 है, मार्जिनल कॉस्ट 15 है। अच्छा, उसके बाद जरा देखिए सब लोग, नेक्स्ट वन इज व्हाट, 60। चलें 60, 60 पर जरा बताइए आप सब लोग, 60 पर हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट 15 है और मार्जिनल कॉस्ट 10 है। अगर मैं ग्रीन लाइन को मैच करूंगा एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और मैं अगर ब्लू लाइन को मैच करूंगा तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। तो वही मार्जिनल कॉस्ट डिमिनिश हो रही है तो वो एवरेज कॉस्ट को भी डिमिनिश करेगी। याद है, आप भूल चुके हैं, ये रिलेशनशिप पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा,
100 तो 90 के बाद 100, 100 पर आपकी क्या है बेटा, एवरेज कॉस्ट 12 है, अंदाजे से मैं 12 ले रहा हूँ इसका, ठीक है। और अगर ये 5 है तो ये 7.5, इसको 7.5 ले लिया मैंने अंदाजे से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है 150, ऐसा ही है ना। इसको मैंने गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, 150 है ना, इट इज नॉट 130। अच्छा, 150 पर क्या करना है आपने, 150 पर आपके पास जो है वो एवरेज कॉस्ट कितनी है, 10 है, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 6। ये अंदाज से मैंने पॉइंट ले लिया। ठीक है जी, तो ये आपकी जो ग्रीन लाइन है वो एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपकी जो ब्लू लाइन है वो मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, वही कॉन्सेप्ट है, जब आउटपुट का बिहेवियर इंक्रीजिंग है तो कॉस्ट का बिहेवियर जो है वो डिमिनिशिंग है। यस और तो ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट डिमिनिश क्यों हो रही है, क्योंकि आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड पर। ये डायग्राम आप में से कितने लोगों ने ऐसे ही बनाया है बेटा, ये डायग्राम आप में से कितने लोगों ने ऐसे ही बनाया है, गुड, जबरदस्त बेटा, आगे तकरीबन यही है। देखिए, काम करना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं होगा कि आप काम ना करें, सही है। अच्छा, आगे बात करते हैं। वो अगला लॉ आ जाएगा ना बेटा, पहले फिर कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। तो जब तक हम, अगर हम अपनी जो फिक्स फिक्स फैक्टर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको हम फुली यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट होते ही क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाएगी, वो अगला लॉ हो जाएगा। और जब हम उनको उनकी कैपेसिटी से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उन पर लेबर ओवर एम्प्लॉय कर देंगे, तो फिर क्या होगा, आपका पर यूनिट आउटपुट डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, मार्जिनल आउटपुट डिक्लाइन करेगा, और उससे आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। यस और नो। और एक और वजह इस पे लिंक कर लें कि आपने रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम पढ़ा था। तो जो शॉर्ट रन सप्लाई थी, शॉर्ट रन सप्लाई, उसमें प्राइस हाई क्यों थी, उसमें प्राइस हाई इसलिए थी ना कि जब आप अपनी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो फिक्स होती है, तो जब आप उस पर लेबर को ज्यादा एम्प्लॉय करते हो तो ज्यादा एम्प्लॉय करने से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है, आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाने की कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, लेबर बढ़ने की वजह से।
इसलिए आप ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो कहां पर, शॉर्ट रन के अंदर, और शॉर्ट रन का प्राइस लेवल जो है वो लॉन्ग रन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। इसको भी लिंक कर लो जरा आपस में कि शॉर्ट रन की जो प्राइस है वो लॉन्ग रन की प्राइस से हाई क्यों है। ये कनेक्शन है दोनों का आपस में। इकोनॉमिक्स आपने ऐसे ही पढ़नी है कनेक्शन बना के बेटा, और एग्जामिनर भी चाहता है कि आप ये कनेक्शन डेवलप करें। अब आप एक काम, जब ये टॉपिक खत्म हो ना, तो आप स्टडी टेक्स्ट से दोबारा एक दफा पढ़ के दिखेगा, आपको महसूस होगा एग्जामिनर ये वाली बात वहां कर रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, फिक्स्ड हैं, मशीन वगैरह फिक्स्ड हैं, मशीन वगैरह फिक्स्ड हैं। तो मशीन वगैरह अगर फिक्स है तो उस पर लेबर ही लेबर एम्प्लॉय हो रहा है। तो अगर 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 शॉर्ट रन के अंदर आप उन पे लेबर एम्प्लॉय किए जाएंगे तो मशीन की एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी, और एफिशिएंट डिक्लाइन होगी तो उससे क्या होगा, आपका पर यूनिट मार्जिनल आउटपुट डिक्लाइन करेगा। जब मार्जिनल आउटपुट डिक्लाइन करेगा तो आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ लिंक है आपस में, बनाए मेहरबानी आप इनको लिंक करके पढ़ें। लेकिन जैसे ही आप जब शिफ्ट होते हैं लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्लांट एंड मशीनरी इंप्रूव हो जाते हैं। तो क्या होता है उससे उससे आपकी जो ऑपरेट करने की कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो लिहाजा लॉन्ग रन की कॉस्ट कम है तो लॉन्ग रन की प्राइसेस भी नीचे आ जाती हैं। समझे बात को या नहीं? तो अब देखिए, एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम। उसमें सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसके शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसकी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, और ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ रहे हैं किस नाम से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, लॉ ऑफ रिटर्न्स के नाम से, वो कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, वहां पे कनेक्ट होगा। तो एग्जामिनर चाहता यही है कि आप टॉपिक्स कनेक्ट करें आपस में। समझे बात मेरी बेटा आप सब लोग? चलें जी, ओके नाउ। तो ये डायग्राम बन गया। अब इस पे मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, वो स्टेटमेंट आपने जोड़ देनी है स्टडी टेक्स्ट वाली स्टेटमेंट से। स्टडी टेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में लॉजिक है, लेकिन वहां पर स्टेटमेंट बिहेवियर वाली बताई नहीं गई। तो मैं जो अल्फाज लिखवा रहा हूं वो आप क्या करें, अपने पास नोट करें, और उसको फिर आप जोड़ दें स्टडी टेक्स्ट वाले पॉइंट से। ये आपका काम है। तो सब लोग तैयार हैं मैं लिखवाऊं? आप नोट कर रहे हैं सब लोग? इसके नीचे आप लिख दें जहां आपने बनाया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। क्या स्टेटमेंट है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब स्टडी टेक्स्ट ने कहीं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं बताया, तो मैं तफसील से तो समझा रहा हूँ इस लॉ को, लेकिन फिर मैं और तफसील में नहीं जा रहा हूँ। अजम्पशन ऑफ द लॉ क्या है उस पर बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपकी स्टडी टेक्स्ट ने अजम्पशन पे बात नहीं की इस लॉ की। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लिखा सब लोगों ने बेटा अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट? इन शॉर्ट रन, सबसे पहली बात ये लॉ शॉर्ट रन में अप्लाई हो रहा है, ये शॉर्ट रन का लॉ है। इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन when a firm applies its variable inputs, when a firm applies its variable inputs, say what, labor, say labor, say मतलब कहो, बोलो। हम एग्जामिनर को बोलते कहो, अज्यूम करो, क्योंकि हम उसको पढ़ा, एग्जामिनर को हम पढ़ा रहे होते हैं। असल में हमारी जो कॉपी है वो एक तरह का क्या है, टेक्स्ट होता है जिसके जरिए एग्जामिनर पढ़ रहा होता है। जितना अच्छा पढ़ाएंगे उतने अच्छे मार्क्स देगा। समझे बात को? जी बेटा, आप उसके टीचर हैं, लेकिन मार्क्स देना उसके हाथ में। आप उसके ऐसे टीचर हैं
जिस वो आपका ऐसा स्टूडेंट है जिसका मुस्तकबिल आपके पास, मतलब आपका मुस्तकबिल जो है उसके हाथ में, ऐसा समझ लें आप। थोड़ी अलग नोयत का टीचर है वो, अलग नोयत का स्टूडेंट है आपका वो एग्जामिनर। बहरहाल उसको आता सब कुछ भी है, फिर भी कुछ नहीं आता, वो आपसे सीखने के लिए बैठा है। वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सब कुछ आता था, उसकी याददाश्त खो गई है, और आपके कॉपी को देखकर उसको जो कुछ याद आएगा उसके वो आपको मार्क्स दे देगा। जो कुछ आप उसको याद नहीं दिला सके उसके मार्क्स वो नहीं दे पाएगा। आता उसको सब कुछ है लेकिन वो भूल चुका है। समझे बात को? अच्छा जी, क्या लिख रहे थे बेटा? जाहिर सी बात है यार, आई कैप का स्टूडेंट है। अच्छा जनाब, other things remaining constant in short run when a firm applies, in short run when a firm applied its variable inputs say labor on fixed inputs say capital, on fixed inputs say capital, on fixed inputs say capital. लिखा on fixed inputs say capital. The total physical product starts increasing. देखो increasing, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही हो रहा है, 10 के बाद 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 100, 100 के बाद 150। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, लेकिन जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में हर बार इंक्रीज आ रहा है वो पहले से ज्यादा है। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एट इंक्रीजिंग रेट, रेट RATE, the total physical product start increasing at increasing rate. The total physical product start increasing at increasing rate. Very good beta. The total physical product starts increasing at increasing rate. That is तो अगर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो मतलब उसका स्लोप उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यानी हर बार टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में जो इजाफा हो रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो चेंज हर बार पहले से क्या है? ज्यादा है। marginal physical product starts increasing। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। मैं फिर पूरी स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इन शॉर्ट रन व्हेन अ फर्म अप्लाइज its variable input say labor on fixed input say capital, the total physical product increases at increasing rate. The total physical product starts increasing at its increasing rate. That is marginal physical product increases. That is marginal physical product increases. And as a result, marginal cost starts diminishing. और as a result marginal cost diminishes, ऐसे लिख दे, diminishes। जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर होगा, मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होगा, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रही होगी। एज अ रिजल्ट मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें कोई वजह बयान नहीं की गई, कोई लॉजिक नहीं आ रही इसके पीछे। Other things remaining constant in short term when a firm applies its variable input say labor on fixed input say capital, the total physical product starts increasing at increasing rate. That is marginal physical product increases, as a result marginal cost diminishes। ये आपके सामने
ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। अब क्या करें, इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए या इस स्टेटमेंट को एलोबरेट करने के लिए, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे बात करने के लिए अब लॉजिक यहां से कनेक्ट कर दें। ये लॉजिक है इसकी। एज आउटपुट या मार्जिनल प्रोडक्ट begins to increase, the large manufacturing processes equipment is still not fully utilized, mean that total cost only increases slightly. Additional labor can be productive as they can always use the equipment to its full potential. तो ये स्टेटमेंट आप इसके नीचे ले आओ, जो मैंने स्टेटमेंट दी है उसके नीचे इस बात को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो प्लांट है अभी उसकी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो हर आने वाला लेबर प्लांट की कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रहा है, और जब हर आने वाला लेबर प्लांट की कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रहा है तो प्लांट जो है वो हर बार पहले से ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो रहा है। तो जो स्टेटमेंट मैंने दी उस स्टेटमेंट के नीचे आप ये वाली स्टेटमेंट जोड़ दो, स्टडी टेक्स्ट वाली, ताकि स्टेटमेंट के साथ उसकी लॉजिक क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। कुछ समझे मेरी बात बेटा आप सब लोग? ठीक है ना? जवाब दीजिए। ये रीजनिंग कर रहा है यहाँ पर, रीजनिंग कैसा हो क्यों रहा है। चलेगी, ओके। अब ये मैंने आपको फिल करने के लिए कहा था, अगर आपको याद हो। जवाब दो सब लोग। हाँ भाई, 300 को मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो आंसर 300 आएगा, फिर 600 आएगा, फिर 900 आएगा, फिर आंसर 1200 आएगा, फिर आंसर 1500 आएगा। ऐसे ही उसके बाद एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट 50 divided by 1, answer is what? 50. 100 divided by 2, answer is 50. 150 divided by 3, answer is 50. 200 divided by 4, answer is 50. 250 divided by 5, answer is 50. Yes or no? Response है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकाल लो भाई। कैसे निकलेगी एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट 300 डिवाइड बाय टोटल आउटपुट 50, आंसर क्या आया? 6 आया। अच्छा, उसके बाद टोटल कॉस्ट 600 डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट कितना बेटा? 100, आंसर क्या आया? 6 आया। 900 डिवाइड बाय 150, 1200 डिवाइड बाय 200, 1500 डिवाइडेड बाय 250, क्या एवरेज कॉस्ट आ रही है? सिक्स आ रही ना बेटा, कांस्टेंट है एवरेज कॉस्ट। यस और? उसके बाद मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट चेंज, रेट ऑफ चेंज। हाँ भाई, चेंज कितने से आ रहा है? 50 से आ रहा है। 50 से कहां पर है? 100 पर है, चेंज 50 से आ रहा है। 100 से कहां पर है? 150 रुपए है, चेंज 50 से आ रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। आप जब 0 से 1 पर आए तो 300 कॉस्ट बढ़ी, 0 से 1 लेबर पर 50 से क्या कहते हैं आपका 0 आउटपुट से 50 आउटपुट पर है, 50 से आउटपुट में चेंज आया। 300 डिवाइड बाय 50, आंसर 6 आएगा। ऐसा ही है। अच्छा भाई, उसके बाद 300 से कहां पर आया आप? 600 पर। चेंज कितने से आया? 300 से।
50 से कहां पर आए 100 पर, चेंज कितने था 50 से, तो जो 300 का चेंज है उसको 50 के चेंज से डिवाइड कर दें, आंसर 6 ही आएगा। रिस्पॉन्स कर दें बेटा आप सब लोग। बिल्कुल, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, 6 तो है, सबसे कैलकुलेट होना चाहिए ना बेटा, ऐसा नहीं कि फिर कैलकुलेट ना हो रहा आप लोगों से। ये बताइए कैलकुलेट हो रहा है आप लोगों से? चलिए अब अगर आप इसका बनाते हैं डायग्राम, तो डायग्राम तो बड़ा इसका आसान है, वो तो बड़ा सिंपल डायग्राम बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे रफ भी ड्रॉ कर लूं तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, और यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। सही है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हर आने वाले लेबर का कंट्रीब्यूशन एक बराबर है, इस तरह समझ लें, इसको इस तरह कर लें आप, ऐसे एक लाइन खिंच जाएगी आप। अगर मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ, ये 50 है, 50 से लाइन खिंच जाएगी यहाँ पर ऐसे। बात समझ रहे हैं सब लोग बेटा? 1 पे 50, 2 पे 50, 3 पे 50, 4 पे 50 और 6 पे 50। इसका मतलब क्या हुआ इस केस में, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपी बराबर है किसके, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी। ठीक है जी, और यहां पर अगर मैं क्या प्लॉट करता हूं बेटा, आउटपुट, तो उस आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं उसको भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, शेयर, अगर मतलब यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, इसके बिल्कुल मैंने सामने प्लॉट किया पैरेलल, ताकि लग सके जनाब ये दोनों यानी बिहेवियर जो है वो एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये लाइन अब किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एवरेज कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट। यही मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट। 6 मतलब आउटपुट की वैल्यू कुछ भी हो, आपके एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या है, 6। आप टोटल आउटपुट चाहें तो प्लॉट कर दें यहाँ पर, जैसे कि 50, 100, 150, 200 और 250। तो ये आप चाहें तो उसको प्लॉट कर दें, मेंशन कर दें यहाँ पर कि भाई ये 50 आउटपुट पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट 6, 50 आउटपुट पर मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट, 100 आउटपुट पर भी आपकी मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट 6, 150 आउटपुट पर भी आपकी मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट 6, 200 आउटपुट पर भी आपकी मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट 6, और 250 आउटपुट पर भी आपकी मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट 6।
डायग्राम बन जाएगा मेरे ख्याल से, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बना लिया होगा बल्कि आपने। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें, स्टेटमेंट लिख लें इसकी, लिखवाओ इसकी स्टेटमेंट बेटा, बताइए। Other things remaining constant. Other thing remaining constant. लिखा, कॉमा देंगे उसके बाद, in short run. Other thing remaining constant. In short run, when a firm continues जारी रखना. In short run, when a firm continues to apply. In short run, when a firm continues to apply. In short run, when a firm continues to apply. एक फर्म जारी रखती है, कंटिन्यू रखती है, when a firm continues to apply its variable inputs, its variable inputs, its variable inputs, its variable inputs on अच्छा, वेरिएबल इनपुट्स क्या है? से लेबर, ऑन फिक्स इनपुट्स, ऑन फिक्स इनपुट्स, ऑन फिक्स इनपुट्स, से कैपिटल, से कैपिटल, एट देयर ऑप्टिमल कैपेसिटी, ऑप्टिमल मतलब जो उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो सकती है, एट देयर ऑप्टिमल कैपेसिटी, एट देयर, भाई पूरी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन अ फर्म कंटिन्यूज टू अप्लाई, या इन शॉर्ट रन व्हेन अ फर्म कंटिन्यूज टू अप्लाई इट्स वेरिएबल इनपुट्स से लेबर ऑन फिक्स इनपुट्स से कैपिटल एट देयर ऑप्टिमल कैपेसिटी, एट देयर ऑप्टिमल कैपेसिटी। सबने ऑप्टिमल कैपेसिटी तक लिख दिया बेटा, रिस्पॉन्स करें। एट देयर ऑप्टिमल कैपेसिटी, कॉमा लगाएं। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट 50 से 100 आया, 100 से 150 हुआ, 150 से 200 हुआ, 200 से 250 हुआ, इंक्रीज तो हो रहा है ना। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या दिख रहा है? इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन हर बार जो इजाफा हो रहा है वो कितना है? पहले जितना है, कांस्टेंट है। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन से रेट पर? कांस्टेंट रेट पर। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट व्हाट? कांस्टेंट रेट। The total physical product start increasing at constant rate. That is
दैट इज व्हाट, जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो ये है ना, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, दैट इज marginal physical product becomes constant, that is marginal physical product becomes constant, that is marginal physical product becomes constant, and as a result, marginal cost becomes constant, and as a result marginal cost becomes constant, and as a result marginal cost becomes constant, and as a result marginal cost becomes constant. Response. And as a result marginal cost becomes constant. बोलिए। And as a result marginal cost becomes constant. बात समझ में आती है? अब इसके साथ जोड़ देना है किसको? इसको, इसको जोड़ दो। ये लाइन जोड़ दो। स्टेटिक टेक्स्ट का लाइन इसकी नीचे अलग से लिख दो ताकि कंक्लूजन बन जाए इसका एक तरीके से। समझ पा रहे हैं बात को बेटा? ये लाइन जुड़ जाएगी बेटा इसके नीचे अलग से। ये बात पूरी करने के बाद नए पैराग्राफ से लिखेंगे इस लाइन को। समझ लें एक तरह की ये बड़ी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उस बात की, कैसा क्यों हो रहा है, रीजनिंग है, रीजनिंग। ठीक है बेटा? अच्छा, अब उसके बाद ये आपके सामने आ गया, लास्ट इसका हिस्सा आ गया। अब वो लास्ट पार्ट क्या है इसका, बताइए सब लोग। लास्ट पार्ट क्या है? टोटल कॉस्ट वर्कआउट कर लें। 300 रहेगी, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 600 हो जाएगी, 900, 1200 और 1500। ठीक है जी। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा? 50, 50 के बाद 90 डिवाइड बाय 2 45, 120 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा? 40। जवाब दें बेटा। उसके बाद 140 डिवाइड बाय 4 35, उसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 5 30। एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए आप। एवरेज कॉस्ट 300 टोटल कॉस्ट है, 50 आउटपुट है, 300 डिवाइड बाय 50 आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद 600 डिवाइडेड बाय 90 क्या आंसर आया? 6.67। अच्छा जी, उसके बाद 900 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 120 आउटपुट
7.5। उसके बाद बोलिए 1200 डिवाइडेड बाय 140, 8.57 आ रहा है। और उसके बाद 1500 डिवाइडेड बाय 150, तो आंसर 10 आ गया। ठीक है ना जनाब। उसके बाद अब आप ये देख लें, इसके बाद क्या है मजीद हमारे पास, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल तो चेंज कितने से आया, 50 से। 50 के बाद आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया, 50 से 90 हो गया, लेकिन जो आउटपुट में चेंज आया, सॉरी हाँ, आउटपुट में जो चेंज आया वो कितने से आया, 40 से आया, वो पहले से कम आया। तो आपका रेट अब जो है ना, आउटपुट का जो रेट है, आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीज आ रहा है वो हर बार पहले से कम आएगा। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। अल्फाज पे गौर करें, आउटपुट अभी भी आउटपुट इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। 90 से कहां पहुंचे, 120 पर। 30, 120 से कहां पहुंचे, 140 पर 20, और 140 से कहां पहुंचे, 150 पर। आंसर 10 आ गया। मार्जिनल कॉस्ट वर्कआउट कर लें। मार्जिनल कॉस्ट 6 आएगी यहां पर आपके पास। उसके बाद जब आप 300 से कहां पर आए, 600 पर आपकी कॉस्ट में इजाफा हुआ 300 से, और मार्जिनल आउटपुट कितना है आपका, 40। तो आप सिंपल, वैसे अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या करें आप इस 300 जो कि पर यूनिट क्या है आपका, मतलब पर लेबर आपका चेंज है कॉस्ट में, उसको आप डिवाइड कर दें किससे, 40 से। 300 डिवाइड बाय 40, 300 डिवाइड बाय 30, 300 डिवाइड बाय 20, 300 डिवाइड बाय 10। हाँ जी, 6 के बाद क्या आया, सीधा 7.5 आ गया। 7.5 के बाद क्या आया, 10 आ गया। 10 के बाद क्या आ गया, 15 आ गया। 15 के बाद क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, ये आपके सामने। तो जब वही बात है, जब आउटपुट का बिहेवियर जो है वो डिमिनिशिंग है, तो कॉस्ट का बिहेवियर इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। इसका डायग्राम आप लोग बना लेंगे ना, ये बना दूं मैं भी। इसका डायग्राम तो आप लोग बना लेंगे मेरे ख्याल से। बन गया, बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त। चले, वैसे ही बनेगा जैसे वैसे बनाए, लेकिन बस फर्क ये होगा कि इसमें एमपीपी डिक्लाइन कर रहा होगा और मार्जिनल कॉस्ट। और अगर मैं इसका एक रफ स्केच बना दूं, तो वो रफ स्केच आपके सामने क्या होगा, पेपर में अगर टाइम बहुत कम हो और टाइम आपके पास ना और डायग्राम बनाना जरूरी, तो उसका रफ स्केच बना दें, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर कमेंट्स में बात लिखी हुई है। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, और यहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल आउटपुट भी बोल सकते हैं इसको, एवरेज आउटपुट भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर आउटपुट शेड्यूल हर जगह रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ये आपको समझना पड़ेगा जनाब कि कहाँ शेड्यूल रिक्वायर्ड है और कहाँ शेड्यूल रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा सा आप क्या करें, पहले जब आप इसके पास पेपर शुरू करें तो आप आईकैप के सजेस्टेड आंसर को भी फॉलो करना शुरू करें। और फिर अगर उसमें कोई बात आंसर ड्राफ्ट करने में डिफिकल्टी आपको होती है, तो फिर उसके ऊपर मैं एक चीज आपके से डिस्कस करूंगा, वो क्या है
एग्जामिनर ने वर्ब्स कौन से इस्तेमाल किए हैं, एक्शंस कौन से इस्तेमाल किए हैं, मतलब कौन से वर्ब्स इस्तेमाल है, डिफाइन, डिस्क्राइब, स्टेट, इलस्ट्रेट, ठीक है, एक्सप्लेन। ये जो होता है ना, जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, एक्शन वर्ड्स होते हैं, इनको एक्शन वर्ड्स हम बोलते हैं। इनके जरिए हमारा आंसर तय होता है कि हमने क्या जवाब देना है, ठीक है ना। तो इस पे एक डिस्कशन करेंगे हम आप सबसे, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब ये अब उसको प्लॉटिंग में नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो अब इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा आपके सामने कि बेटा ये एमपीपी ऐसे डिक्लाइन कर रहा होगा, और उसके पीछे जो है वो उसकी वजह से एपीपी भी डिक्लाइन कर रहा होगा। समझ रहे हैं, कुछ डायग्राम इस तरह बन रहा होगा। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है जी। और एवरेज कॉस्ट राइज कर रही होगी, लेकिन आप जानते हैं एवरेज कॉस्ट से पहले कुछ और राइज करेगा, वो क्या होगा? फिर इस पर थोड़ा सा क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट राइज कर रहा होगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट के पीछे जो पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स है वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट उससे लाई अबव कर रही होगी, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई डायग्राम का शेप कुछ ऐसा आना है, ठीक है, टाइम की कमी की वजह से। अब आप उसको बना के देख लीजिएगा इस तरीके से, सही है, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मजीद इसके ऊपर, तो बात क्या, अब स्टेटमेंट लिख दें इसकी। other things remaining constant, other things remaining constant in short run, other things remaining constant in short run, other things remaining constant in short run, when a firm continues to apply, when a firm continues to apply other things remaining constant in a short run, when a firm continues to apply other things remaining constant in short run, when a firm continues to apply its variable inputs, say labor, on fixed inputs, fixed, FIXED लिखना है आपने, फिक्स्ड। अभी जो स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही थी, मुझे मिस्टेक्स दिख रही थी, जरा अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी ठीक करें बेटा। ऑन फिक्स्ड इनपुट्स से कैपिटल, से कैपिटल, सही है, ऑन फिक्स्ड इनपुट से कैपिटल, after achieving optimal capacity, after achieving optimal capacity, after achieving optimal capacity,
आफ्टर अचीविंग ऑप्टिमल कैपेसिटी, आफ्टर अचीविंग ऑप्टिमल कैपेसिटी, अब लगेगा कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है ये, 50 के बाद 90 क्या इंक्रीज है, 90 के बाद 120 क्या इंक्रीज है, द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट व्हाट, डिक्रीजिंग रेट, लेकिन उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्लाइन कर रहा है। The total physical product starts increasing at decreasing rate. Response please. The total physical product starts increasing at decreasing rate. टोटल इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन टोटल में जो इंक्रीज आ रहा है वो हर बार पहले से कम आ रहा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज डिक्लाइन कर रहा है। The total physical product starts increasing at decreasing rate. That is what? Marginal physical product diminishes. That is, marginal physical product diminishes. That is, marginal physical product diminishes. That is, marginal physical product diminishes. And as a result, marginal cost increases. 6 के बाद 7.5, 7.5 को 10, 15, and as a result marginal cost increases, and as a result marginal cost increases. ठीक है, सही है जनाब। अब उसके बाद क्या कर लेना है, ये वाला पॉइंट, the more labor that is employed, the less marginal output is able to produce. This could be a result of too many people to efficiently operate, rotate, use of machinery. अब इसका मतलब क्या है, कैपिटल और लेबर का जो रेशियो है वो तनासुब अब ठीक नहीं है, मशीन फिक्स है, उस पर जरूरत से ज्यादा लेबर अप्लाई हो गया, तो अब लेबर जो है, किसी लेबर को इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी आने का, कि उसको मशीन खाली मिलेगी तो वो काम करेगा ना, जब उसको मशीन खाली नहीं मिलेगी तो वो बेचारा फारिग बैठा रहेगा, तो वो अपना क्या करेगा, वेस्ट तो लेगा ही लेगा, खाली बैठा रहा है भले, इक्विपमेंट उसके पास नहीं है। ये देखें जरा, आप मुझे बताएं, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका क्लासरूम होता है। क्लासरूम में जब भी हम बनवाते हैं डायग्राम, अब सुनिएगा मैं आपको क्लासरूम का हाल सुनाता हूँ। क्लासरूम में जब भी बनता है डायग्राम, तो बेटा एक ही बच्चा ऐसा होता है, एक रो के अंदर इसके पास पेंसिल, स्केल, इरेजर सब होता है, और बाकी सारे जो है ना वो बाकी रो वाले उस बेचारे एक बच्चे के पेंसिल स्केल पर गुजारा कर रहे होते हैं, इरेजर भी उसके पास, स्केल भी उसके पास। तो अब होता क्या है कि वो बेचारा स्केल इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा वो किसी और काम में लगता है, बराबर वाला उसका स्केल उठा लेता है। अब वो इंतजार करता है कि यार क्या हो, अगला बंदा मुझे स्केल दे तो मैं डायग्राम बनाऊं ना। तो टीचर पूछता है, हाँ भाई तुम क्यों फारिग बैठे हो, तो बोलता है सर वो मेरा स्केल उसके पास है, अब क्या करूंगा। तो इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट कम है लेबर के मुकाबले में। समझे कुछ बात, कुछ समझ, मैं इस बात को आपके लेवल पे समझा रहा हूं कि मशीनरी प्लांट का मामला ऐसा ही है, इक्विपमेंट का मामला ऐसा ही है। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जो मशीनरी होती है वो एक्सपेंसिव होती है, प्लस उसको ऑपरेट करने के लिए लेबर चाहिए, बट स्टिल प्राइसेस इन लॉन्ग रन आर वेरी मच चीपर दैट शॉर्ट रन। वाई? अच्छा, लॉन्ग रन की बात हम करेंगे ऑब्वियसली। बेटा लॉन्ग रन में जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी कैपेसिटी के लिहाज से भी और ऑटोमेशन के लिहाज से भी वो ज्यादा बेहतर है। मतलब जितनी ऑटोमेशन बढ़ रही है उतना लेबर का यूज कम हो रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अगर आपने शुरू के लेक्चर सुने हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में एक बार डिस्कस की थी, वो क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी।
तो जितना आप कैपिटल इंटेंसिव होते चले जाओगे आपका लेबर का यूज कम हो जाएगा और मशीनरी का यूज बढ़ता चला जाएगा और वो मशीन ऑटोमेटेड होगी, मतलब ऑटोमेशन ज्यादा होगी। तो इस वजह से भी क्या होता है, कॉस्ट में कमी आती है लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है बेटा, बात क्लियर है आपको? लेबर तो चीपर हो सकता है, लेकिन बात क्या है, देखो आप मेरी बात को पिक करो। लेबर को तो हम दे रहे हैं 300 रुपए, लेकिन अगर वो 300 रुपए लेकर दिन, आपने कभी अपने घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाया हो तो आपको आइडिया होगा कि लेबर क्या करता है, काम से ब्रेक लेता है। और अब ब्रेक लेगा तो क्या करेगा, काम कम करेगा। जब काम कम करेगा तो क्या करेगा, आपसे पर डे जो अमाउंट लेके जाएगा वो तो उतना ही लेके जाएगा ना, लेकिन जो अमाउंट वो आपसे लेके जा रहा है पर डे, उसके बदले जो वो आपको आउटपुट पर डे देके जा रहा है वो कम देके जा रहा है, क्योंकि उसने ब्रेक ज्यादा लिए हैं। ऐसा ही है ना? तो फिर बताओ जरा, फिर अब आपको नंबर ऑफ डेज ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो काम आप करवा रहे हो अपने घर पर। तो जब नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे तो पर डे कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, मतलब यानी पर डे जब नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे तो उतने दिनों के वेजेस आपको देने पड़ेंगे। तो वही आउटपुट तो वही प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या हो गई, पहले से ज्यादा हो गई। बात समझ में आती है? तो लेबर तो चीप है, उसका मसला नहीं है, लेकिन लेबर जो आपसे पैसे लेके बदले में आउटपुट दे रहा है, अगर वो आउटपुट कम दे रहा है तो फिर क्या होगा, आपकी पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी, काउंट होगी ना, कि एक दिन में उसने आपको क्या दिया उतने पैसे लेकर। बात इस तरह हो रही है, ठीक है ना? ना अब ये आपके सामने है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये आप क्या करें, इसको कनेक्ट कर दें इसके साथ। The more labor that is employed, the less marginal output is able to produce. This could be a result of too many people to efficiently operate or rotate use of machinery. The cost increases more and more to generate an extra unit. क्यों? क्योंकि अगर मशीनरी या इक्विपमेंट्स एफिशिएंटली रोटेट नहीं हो रहे, आपस में एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो किसी ना किसी लेबर को वेट करना पड़ रहा है, और वो वेट कर रहा है, उसके बदले वो टाइम जाया कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो मशीन आने का इंतजार कर रहा है कि उसके पास जब मशीन आएगी तो वो क्या करे, काम करे। तो वो सोचता है काम करता हूँ इतनी देर में तो मैं सिगरेट वगैरह पी के आता हूँ थोड़ी देर में, तो ब्रेक भी ले लेता है, सो ऑन। तो बात ये कि फिर उस नए लेबर ने आपको आउटपुट क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया ना, तो उसका जो मार्जिनल आउटपुट है वो डिक्लाइन कर गया। जब मार्जिनल आउटपुट डिक्लाइन कर गया तो उसकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आना था वो पहले जितना भी नहीं, पहले से भी कम आ रहा है। तो लिहाजा जब मार्जिनल आउटपुट डिक्लाइन कर गया तो फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है जी? तो लिखा हुआ क्या था, कॉस्ट इंक्रीजेस मोर एंड मोर टू जनरेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ लेबर एग्जिबिटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म। तो हर लेबर का एक यूनिट आपको जब पहले से कम आउटपुट दे रहा है लेकिन वो वेज उतना ही ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस एडिशनल आउटपुट को बनाने की कॉस्ट क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो आउटपुट में इजाफा कम रेट से हो रहा है, कॉस्ट में इजाफा उसी रेट से हो रहा है, तो फिर आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, इस तरह इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन मैंने डायग्राम उसके डेटा के साथ सारी बातें कनेक्ट कर दी, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ जी बोलिए, यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है जी, तो ओके इंशाल्लाह बेटा, फिर बाकी बातें करेंगे आपसे अगली क्लास में। आज तक इतना ही, तो इंशाल्लाह बाकी तमाम बातों को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है तो बोल देना भाई।